नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, वोट की राजनीति में या यूं कहूं वोट बैंक की राजनीति में हर दांव चला जाता है और आजकल राहुल गांधी जो भी दांव चल रहे हैं कामयाब हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। आप कह सकते हैं कि देश की राजनीति में धीरे धीरे जैसे जैसे राहुल मजबूत हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं, वैसे वैसे मोदी जी कमजोर होते जा रहे हैं। और इसी कमजोर मोदी को लेकर आज राहुल गांधी ने एक बड़ा अल्टीमेटम दिया। जानकार तो कह रहे हैं कि यह मोदी को आखिरी अल्टीमेटम हो सकता है राहुल गांधी का, क्योंकि जिस मोड़ पर, जिस जमीन पर आज मोदी खड़े हैं और जिस तरह की वो अगड़ी पिछड़ी राजनीति में फंस गए, हिंदुत्व पॉलिटिक्स में फंस गए हैं, उसकी दुखती रग राहुल गांधी ने पकड़ ली। शायद इसी वजह से मोदी घबराए हैं। बहरहाल आज राहुल गांधी ने मोदी के सामने फाइनल 3 शर्तें रखी, 3 कंडीशंस। पहला कंडीशन कि मोदी जी जल्द से जल्द कास्ट सेंसस कराएं, जल्द से जल्द, चाहे अध्यादेश लाना पड़े तुरंत। दूसरा, आरक्षण का जो ये सीलिंग है 50%, इसको बढ़ाया जाए, इस सीलिंग को तोड़ा जाए, मोदी हिम्मत दिखाएं। और तीसरी बात तो और भी बड़ी कह दी, और ये जो तीसरी बात है वो ये है कि अगर मोदी को ये मंजूर नहीं है तो फिर मोदी कुर्सी छोड़े, दूसरा प्रधानमंत्री होगा, राहुल गांधी ही होंगे। जनता से ऑर्डर आ गया है, अब आपको प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। अब दोस्तों, राहुल गांधी ने ये चेतावनी आज प्रयागराज इलाहाबाद में जाके दी, नेहरू जी के गढ़ में जाके दी, कांग्रेस के गढ़ में जाके दी उत्तर प्रदेश में, और उसकी वो कई दिनों से तैयारी भी कर रहे थे राहुल गांधी। ऐसा लगता है जैसे मोदी जी को कहीं ना कहीं खबर लीक हो गई थी कि राहुल गांधी आज कुछ बड़ा कहने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, आज मोदी जी ने शनिवार के दिन, छुट्टी के दिन, कैबिनेट मीटिंग बुलाई और आज ही उन्होंने पेंशन स्कीम का ऐलान कर दिया। यानी राहुल गांधी की खबर को, ऐलान को दबाने के लिए मोदी जी आज राहुल गांधी के खुलासे के कुछ ही देर बाद बड़ी स्कीम ले आए, पेंशन स्कीम फॉर एम्प्लॉयज, सरकारी कर्मचारियों के लिए। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। अब दोस्तों, पेंशन की ये बड़ी स्कीम, बम्पर स्कीम ऐलान करके मोदी जी को कितनी राहत मिलेगी, मुझे लगता है ये तो वक्त ही बताएगा, समय बताएगा। लेकिन एक बात या एक बड़ा सच मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जब से मिले हैं और जिस तरह से उन्होंने ओबीसी कार्ड खेला या पीडीए कार्ड खेला, या आप कह सकते हैं अगड़ी पिछड़ी राजनीति को भेदने की कोशिश की, तब से मोदी जी घबराए। आप कह सकते हैं कि मोदी जी की जैसे पूरी राजनीति जो हिंदुत्व की वो बिखरने लगी। और उसकी वजह यह है कि अगर आप हिंदू वोट बैंक देखें जिस पर मोदी फोकस करते हैं, यानी ओबीसी पर, ईबीसी पर, दलित पर, आदिवासी पर, पूरे हिंदी हार्टलैंड में, गुजरात में भी, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, वो जो राजनीति है हिंदुत्व की जिसके पीछे आरएसएस खड़ा है, उस पर कहीं ना कहीं एक, आप कह सकते हैं, बड़ा हमला राहुल गांधी कर रहे हैं, उसको बिखेर रहे हैं। और ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप ये चार्ट देखें, हालांकि ये एक्यूरेट फिगर्स नहीं है क्योंकि सेंसस नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे थे, अगर आप हिंदू मेजॉरिटी देखें तो 50% प्लस ओबीसी हैं, जिसमें यादव हैं, मौर्य हैं और बाकी लोग हैं। 16% के आसपास शेड्यूल कास्ट हैं, एक्यूरेट फिगर नहीं लेकिन एक लमसम फिगर मैं आपको दे रहा हूँ। 16% शेड्यूल कास्ट हैं, दलित हैं, और तकरीबन 8% जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब हैं, आदिवासी हैं। यानी कुल मिलाकर 74% जो वोट बनता है हिंदू मेजॉरिटी का, वो अभी तक एक मुश्त कहीं कहीं शिफ्ट हो रहा था, जैसे उत्तर प्रदेश है, या कहीं उस 74 में से एक बड़ा चंक। और इसके साथ अगर आप अपर कास्ट जोड़ दें तो मोदी जी एक बड़े कंफर्टेबल लीड पोजीशन में थे। लेकिन अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने इस राजनीति को, इस वोट बैंक को कहीं ना कहीं बिखेरने का काम शुरू किया है। और उसी की दुखती रग
राहुल गांधी ने पकड़ ली है, जिसको लेकर मोदी कहीं ना कहीं छटपटा रहे हैं। अब दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि जब से राहुल गांधी और अखिलेश एक साथ एक मंच पर आए और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने ओबीसी का कार्ड खेला, बैकवर्ड कार्ड को खेला, राहुल गांधी ने उसमें दलितों को जोड़ा, मायावती उत्तर प्रदेश में कमज़ोर थी और उनको अमित शाह ने और कमज़ोर कर दिया। इसका एक जो ओवरऑल एडवांटेज था वो ये था कि उत्तर प्रदेश जो गढ़ था मोदी जी का, जहां पे वो 80 में से 73 सीट तो कभी 62 सीट स्वीप कर रहे थे यूपी, वहीं सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो गया। और जो 240 मोदी जी के हैं, जो 240 अल्प मत में आए, कहीं ना कहीं इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो अखिलेश और राहुल की आप कह सकते हैं जोड़ी को जाता है। सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी ने अब ये जो अल्टीमेटम दिया, या जिस एक्सट्रीम एंड पर जाकर राहुल गांधी अल्टीमेटम दे रहे हैं, राजनीति के जिस एकदम आखिरी छोर पर जाकर चैलेंज दे रहे हैं मोदी को कि आप ये सेंसस लागू करिए, कास्ट सेंसस, आप ये सीमा तोड़िए आरक्षण की, ये जो चैलेंज है जिसको अगर मोदी नहीं करते हैं तो वोट बैंक हाथ से जाता है, और अगर करते हैं तो आरएसएस का जो हिडन एजेंडा या आरएसएस है वो नाराज होती है कि नहीं, इतना ज़्यादा आरक्षण नहीं। तो ये जो एक सिचुएशन है मोदी जी की, जिसमें वो फंसते चले जा रहे हैं, भंवर में जैसे गिरते जा रहे हैं, राहुल गांधी का क्या ये अल्टीमेटम मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत लेके आ रहा है? और क्या वाकई जो उन्होंने कहा कि कुर्सी खाली करो, मोदी जी कुर्सी छोड़िए, अब दूसरा प्रधानमंत्री फैसला लेगा, इसमें कितनी सच्चाई, कितना दम है? बिग क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन। दो खास मेहमान आज मैं आपके लिए लाया हूँ इसी सवाल का जवाब देने के लिए। अभिषेक कुमार को मैं इसलिए लाया हूँ, हालांकि वो बिहार के एक्सपर्ट हैं, लेकिन जो मंडल कमंडल पॉलिटिक्स है उसको अच्छी तरह से समझते हैं और समझाते हैं। तो अभिषेक होंगे, बहुत आसानी से इस बड़े पेचीदा सवाल को आज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उमाकांत लखेड़ा होंगे, जिनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई मोदी की कुर्सी फंस गई है? नीतीश नायडू ने तो फंसा ही रखी है, क्या राहुल गांधी ने अल्टीमेटली मोदी जी की कुर्सी फंसा दी है? बिग क्वेश्चन। दोनों को सुनते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सवाल बड़ा है, देश की जो आने वाली राजनीति है उसमें ये सवाल सबसे ज़्यादा मायने रखने वाला है, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा बिग क्वेश्चन को। और सीधा सवाल लखेड़ा साहब मेरा ये है कि राहुल गांधी ने आज मोदी को अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये कास्ट सेंसस कराइए, नहीं कराएंगे तो फिर कोई दूसरा प्रधानमंत्री कराएगा, यानी कुर्सी छोड़िए या तो कराइए, और ये सीलिंग तोड़ दीजिए रिजर्वेशन की। उन्होंने कहा कि कब तक आप जो है अडानी अंबानी के चक्कर में पड़े रहेंगे और 90% जो जनता उसको नहीं देखेंगे। क्या ये जो एक तरह से अल्टीमेटम दिया है राहुल गांधी ने, क्या गले में सांप डाल दिया है, कटघरे में खड़ा कर दिया मोदी को, या मोदी को एक ऐसे नाजुक मोड़ पर लाके छोड़ दिया कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें? अरे दीपक जी, कटघरे में नहीं, उल्टी गिनती शुरू करवा दी है? उल्टी गिनती शुरू करवा दी है कि अगर आपने ये नहीं किया तो आप ज्यादा दिन तक लोग बर्दाश्त करेंगे नहीं, आपको लोग सड़कों पर आएंगे। और उन्होंने एक किस्म से लोगों को आंदोलन के लिए खड़े होने के लिए, आपने देखा कि उस जो जहां एक सम्मेलन हो रहा था स्टेडियम में, छोटा सा सभागार था, वो बहुत बड़ा नहीं था जी, ऑडिटोरियम था। क्या जनता, वो जो लोग थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे, वो पार्टिसिपेंट्स का उत्साह देखा आपने कि कितना वो, जब उन्होंने कहा कि मैं ये सब राजनीति के लिए नहीं कर रहा हूं, तो उन्होंने, क्योंकि पता है कि मोदी जी हर चीज राजनीति के लिए करते हैं, हर चीज जो कुर्सी के लिए करते हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। तो मोदी जी को एक किस्म से उन्होंने उल्टी गिनती शुरू करवा दी है, और इससे भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार में जो सोशल जस्टिस को लेकर के जो ख्याली पुलाव पुलाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसकी उन्होंने पंचर कर दिया, उसकी हवा निकाल दी और कह दिया कि आप एजेंडा लेकर के आइए, आप सरकार चला रहे हैं, हम नहीं सरकार चला रहे हैं, आप सरकार चला रहे हैं, आप अपनी कैफियत बताइए, आप क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो ना कीजिए, हम आपको बदल देंगे, देश की जनता आपको बदल देगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मोदी जी आप कीजिए, नहीं तो दूसरा प्रधानमंत्री करेगा। तो ये जो चीजें हैं, पहली बात, ये जो चीजें हैं, ये अल्टीमेटम से
अल्टीमेटम से कहीं अल्टीमेटम। बढ़कर उन्होंने बातें कर दी है जी। राहुल गांधी का अल्टीमेटम, और आज जिस तरह से उन्होंने कहा कि मोदी जी या तो करिए या कुर्सी छोड़िए। अभिषेक, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जिस विकेट पर अब बैटिंग कर रहे हैं, क्या उस विकेट पर अब मोदी के लिए बैटिंग करना मुश्किल होगा? क्योंकि आरएसएस का प्रेशर होगा। आरएसएस कभी नहीं चाहता कि रिजर्वेशन को की सीलिंग तोड़ दी जाए, और उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि सीलिंग साहब तोड़िए। तो एक तरफ अगर सीलिंग ना तोड़ें तो ये जो ओबीसी का बड़ा चंक है, आज राहुल गांधी ने कहा कि साहब 50% ओबीसी हैं इस देश में, तो ये जो 50% हिंदू वोटर है, जिसमें जो आंख बंद करके मोदी जी को वोट दे रहा है, क्या आपको लगता है कि खलबली मची हुई आरएसएस में? क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक माने राहुल गांधी का? दीपक जी, ये सत्ता बचाने और सियासत बचाने के बीच मामला आकर सिमट गया। नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता सत्ता बचाना है और सियासत बचाना प्राथमिकता, अपना संगठन बचाना प्राथमिकता है आरएसएस के लिए, एजेंडा बचाना प्राथमिकता है आरएसएस के लिए और साथ साथ बीजेपी के लिए भी। राहुल गांधी ने आज जो कहा उससे दो तीन बातें साफ है। पहला, राहुल गांधी क्रेडिट के लिए नहीं लड़ रहे। उन्होंने साफ कहा कि मुझे कोई याद रखे ना रखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात जो राहुल गांधी ने कही कि अगर ये सीलिंग नहीं तोड़ी गई तो हमें प्रधानमंत्री बदलना होगा, और असली क्लू इसी लाइन में है, क्योंकि जिसने सबसे पहले हिंदी भाषी भारत में सीलिंग तोड़ी वो आज नरेंद्र मोदी की सरकार की बैसाखी बने हुए हैं। सबसे बड़ा संदेश उनके लिए है, नीतीश कुमार के लिए संदेश है यहां पर कि कांग्रेस पार्टी अब प्रधानमंत्री कौन बने, कांग्रेस का ही बने, उसके लिए वो तो कांग्रेस पार्टी जोर नहीं देगी। इससे बड़ा संदेश नहीं हो सकता था। एजेंडा, मुद्दा राहुल गांधी ने साफ कर दिया, ये महत्वपूर्ण है, और इसके लिए प्रधानमंत्री भी बदलना पड़ेगा तो तैयार है। यानी जो इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़े वो अब सामने आ रहे हैं, तो जरूरत पड़ने पर उन्हें भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं, लेकिन ये एजेंडा पूरा होना चाहिए। एक साथ नरेंद्र मोदी को कई जगह संकट में डाल दिया, ये बड़ी बात है। सरकार की स्थिरता को संकट में डाला, आरएसएस के अस्तित्व को संकट में डाला, और नीतीश कुमार के एजेंडे को, उनकी दुविधा को और ज्यादा बढ़ा दिया कि वो करे तो क्या करे। जी, करें तो क्या करें। लखेड़ा साहब, अभिषेक जी कह रहे हैं कि साहब मोदी जी हर तरफ से संकट में, दाएं संकट, बाएं संकट, ऊपर संकट, नीचे संकट। आपको लगता है कि रिजर्वेशन के गेम में मोदी अब फंस गए हैं, बैकफुट पर हैं, और अगर बल्ला थोड़ा और पीछे गया, एक कदम और पीछे गया तो हिट विकेट हो जाएंगे, सरकार भी जा सकती है? मोदी जी ने जो जाल बुना था उसी जाल में मोदी जी फंस गए हैं। उसी जाल में फंस गए हैं जो जाल मोदी जी ने पिछले 10 साल में धर्म के नाम पर इस देश के सोशल इकोनॉमिक पूरा स्ट्रक्चर को पोलराइज कर दिया, और लोगों को कह दिया कि आपको, लोगों को ये बता दिया और ये जता दिया लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, कि चलिए लखेड़ा साहब एक सीधे आते खुला खेल फरुक्काबादी आपसे आज खेलने का मन है। आप बहुत खेलते, मैंने कहा आज खुला खेल फरुक्काबादी करेंगे। ये बताइए, अगर नरेंद्र मोदी ने ये रिजर्वेशन की सीलिंग नहीं तोड़ी, ओबीसी को कहीं ना कहीं उन्होंने खुश नहीं किया, ओबीसी नाराज हो गया 50%, तो फिर उत्तर प्रदेश में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, आगे चल के क्या होगा? आपको क्या लग रहा है कि अगर एक बड़ा हिंदू मेजॉरिटी में से एक बड़ा चंक उनके अगेंस्ट होता है तो क्या महल गिर सकता है ताश के पत्तों की तरह? मोदी जी ने 10 साल में महल गिरेगा नहीं, महल तहस नहस हो सकता है। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं कि 10 साल में जो बेरोजगार थे, जो रोजी रोटी की तलाश में थे, जो समाज के जो दूसरे तबके थे, जो लगता था कि उनकी जिंदगी बेहतर बनेगी, उनकी आपने, चाहे नोटबंदी हो, अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से, जो आपने इकोनॉमिक, नहीं मैं इकोनॉमी नहीं लखेड़ा साहब, मैं ना इकोनॉमी पे जा रहा हूं, ना मैं यूथ पर जा रहा हूं। माफ कीजिएगा, दोस्तों से भी माफी चाह रहा हूं, क्योंकि स्ट्रेट सवाल पूछना है। मेरा स्ट्रेट सवाल ये है कि अगर मोदी जी ने कास्ट सेंसस नहीं कराया, जिस पर वो हामी नहीं भर रहे हैं आरएसएस के दबाव में, रिजर्वेशन की सीलिंग नहीं तोड़ी, यानी रिजर्वेशन को एक्सपैंड नहीं किया, उसके कोटे को नहीं बढ़ाया, आरएसएस का दबाव है उनके ऊपर, अगर मोदी जी ने ऐसा नहीं किया और ओबीसी उनके उससे भाग जाता है फोल्ड से,
और कई जातियां हिंदुओं की निकल जाती, तो फिर बीजेपी का भविष्य क्या? मैं ये आपसे पूछ रहा हूं आने वाले चुनाव। बीजेपी वहीं पहुंच जाएगी जहां वो 2004 के पहले थी। आज की तारीख में मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2004 के पहले और 2009 में तो और हालत खराब हो गई थी उनकी। 2004 से पहले तो अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, 2009 में तो और बुरी स्थिति हो गई थी। तो उस हालत में पहुंच जाएगी, क्योंकि आज राहुल गांधी ने अपने भाषण में वो जो पासा था ना, ये पासा को उन्होंने एकदम उलट के रख दिया, जो उन्होंने उलट के रख दिया भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मोदी जी ने जो बगीचा सजाया था धर्म के नाम पर, पिछले 10 साल से जो कॉकटेल किया था, धर्म का कॉकटेल किया था, और लोगों को कहा था कि रोजी रोटी रोजगार जरूरत नहीं है, धर्म के नाम पर आप मस्त हो जाइए, अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, काशी मथुरा बाकी है, और इस तरह के मुद्दे उन्होंने लेके आ गए थे। वो मुद्दे आज राहुल गांधी ने वो मुद्दे पलट के रख दिए और उनको कह दिया, उनको दीवार पर, जैसे कमीज टांगते हैं ना दीवार पर, तो मोदी जी को टांग दिया है दीवार पर कि मोदी जी अगर आपने जाति जनगणना से भागने की कोशिश की और आपने पीछे हटने की कोशिश की, नजर छिपाने की कोशिश की, नजर बचाने की कोशिश की, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। मतलब छोड़ेंगे उनका किस्म से ये है कि ये जो देश की जनता संसद के भीतर, संसद आप कानून लेके आइए, आपको वक्फ बोर्ड कानून, मोदी जी का वोट बैंक, मोदी जी का वोट बैंक फंस गया है। लखेड़ा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो हिंदू मेजॉरिटी, जो हिंदू यूनिटी लेके चल रहे थे, एक छाते के नीचे जो लेके आ रहे थे, उसमें कुछ जातियां अगर बिखरी तो बीजेपी का वोट बिखर जाएगा, वोट बैंक बिखर जाएगा। एक बहुत बड़ी सेंध लगा दिया राहुल गांधी ने, ये कहना चाह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर चुनावी राजनीति में एक ट्रंप का कार्ड उन्होंने चल दिया, जिसका जवाब मोदी के पास नहीं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं दोस्तों। मैं आ रहा हूं जरा अभिषेक बाबू के पास, समय भी हो रहा है, अंतिम सवाल। अभिषेक जी, ऐसा लगता है मुझे कि राहुल गांधी इलाहाबाद में क्या कहने जा रहे थे, लगता है उनके फोन टैप कर लिए गए थे, क्योंकि इसका इल्म मोदी जी को हो गया था। मुझे ऐसा लगता है विदेश से जैसे आए, यानी इधर राहुल गांधी का भाषण मैंने देखा, उधर एकदम से कैबिनेट मीटिंग बुला ली और कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला ले लिया मोदी जी ने, राहुल गांधी के इस खेल को काउंटर करने के लिए कि कल अखबारों में राहुल गांधी का बयान नीचे जाए, उनकी बात ऊपर जाए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आ गए हैं राहुल गांधी। बात ओबीसी की कर रहे हैं, वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आ गए। जरा बता तो दीजिए ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम का मतलब क्या है, संक्षेप में बताइए। जैसे ही मेरी नजर पड़ी इस पर, और इसका सीधा मतलब जो मुझे अभी समझ में आया है, जो थोड़ा बहुत डेटा निकलकर सामने आया है, वो यही है कि जो सरकारी कर्मचारी 25 साल की सर्विस पूरी कर लेगा, यानी कम से कम सेवा में 25 साल बिता देगा जी, उसे पूरी पेंशन दी जाएगी। एजेंडा सामने आया है। दूसरे तीसरे सब क्लॉज क्या है, यानी जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी ओपीएस, वो ओपीएस के नाम से नहीं बल्कि वो समझ गया, यूनिफाइड मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इधर, और इसके पीछे की मंशा समझिए दीपक जी, इसके पीछे की मंशा मैं आपको बता दूं। पीछे की मंशा यही है कि इलेक्शन के दरमियान इलेक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये यही सरकारी कर्मचारी करते हैं, और इनकी नाराजगी कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव की तरह कई विधानसभा चुनाव लेकर डूब जाए। और ध्यान रखिएगा, ये वोट खरीदने की कोशिश है, दे रहा है, दुरुस्त है, स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि कोई 35 साल की उम्र में 25 साल नौकरी कर ही लेगा। लेकिन असल चीज ये है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमजोर करो, जाति के आधार पर जो राजनीति करने की कोशिश हो रही है उसको वर्ग के आधार पर तोड़ो। हो सकता है कल लेबर लॉ में भी कुछ मजदूरों के लिए मोदी जी 1-2 सप्ताह बाद लेकर आ जाएं। और मैंने कल ही परसों ट्वीट किया था, राजनीति बड़ी दिलचस्प हो गई, राजनीति इच्छुक नहीं है, राजनीति बड़ी दिलचस्प हो गई है साहब, बड़ी दिलचस्प हो गई राजनीति। राहुल गांधी ने जहां एक ट्रंप का इक्का फेंका, मोदी ने तुरंत जो है पेंशन की स्कीम घोषित कर दी। अरे लखेड़ा साहब, ये तो बता दीजिए, ये चुनाव के खेल में ये जो आज हमने ये बैटल देखा, इलेक्टोरल बैटल, राजनीतिक मैदान पर ये जो चुनावी युद्ध है, ये जो पेंशन योजना मोदी लाए हैं
क्या ये राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए पहले से उन्होंने तय कर रखा था कि तुम कास्ट सेंसस की बात करोगे, मैं पेंशन की बात करूंगा? ये कल के अखबारों का आज शाम अभी थोड़ी देर बाद गोदी मीडिया का हेडलाइन मैनेजमेंट की टाइमिंग को देखने के लिए ये आज ये नारा दिया गया है, ये डिसीजन लिया गया है और ये कल के अखबारों की लीड, ताकि राहुल गांधी ने जो बात जो जो चुनौती प्रयागराज में दी है उस जी। चुनौती को कैसे काउंटर किया जाए, न्यूट्रलाइज करके पहले पेज से वो खबर गायब की जाए। समझ गए, ये गोदी मीडिया, और ताकि चर्चा ही ना हो राहुल गांधी ने क्या कहा। तो आज देखिए वो काम वो कल भी कर सकते थे, लेकिन आज ही करना था और इस काम में आज ही करना था। मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट की बात है और मैंने कहा कि टांग दिया है राहुल गांधी ने, और टांग दिया है तो उसका ये पहली विशाल है। लखेड़ा साहब, मैं तो ये चाहता हूं, दीपक जी एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं। दीपक जी, आपने बहुत कैबिनेट को कवर किया है, 25-30 साल से किया है। क्या आपने सैटरडे या संडे को, शनिवार या रविवार को इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग को छोड़कर कैबिनेट मीटिंग देखी थी? सही बात है, सही बात है। शनिवार को कैबिनेट मीटिंग हो रही है। कंधार क्राइसिस के बाद आपने नहीं देखी होगी इस तरह से। छुट्टी के दिन कैबिनेट मीटिंग हो रही है। राहुल गांधी के अल्टीमेटम के तुरंत बाद, आधे घंटे के बाद, एक बड़ा कैबिनेट का डिसीजन हुआ, सरकार का फैसला हुआ, पेंशन स्कीम जो है उन्होंने घोषित कर दी। सवाल इस बात का दोस्तों, मैं जहां तक अपनी बात रखना चाह रहा हूं, पैनलिस्ट को आपने सुन लिया कि राहुल गांधी और मोदी में झगड़े होते रहे। मैं ये चाहता हूं जिसको रिजर्वेशन है उसको रिजर्वेशन मिले, जिसको नौकरी उसको नौकरी मिले, जिसको पेंशन है उसको पेंशन मिले, जिसको लोन है उसको लोन मिले, भला जनता का होता रहे। मुझे राहुल गांधी और मोदी की लड़ाई से कहीं ज्यादा दिलचस्पी लोगों की भलाई से, और आज भलाई हो गई कि जो बेचारे पेंशन की लाइन में लगे थे उनको पेंशन मिल गई। तो होता क्या है कि जब विपक्ष मजबूत होता है, सरकार पर दबाव डालता है, तभी सरकार काम करती। तो राहुल गांधी ने मोदी जी को इस बार ये तो बता ही दिया है 4 जून के बाद कि मैं बोलता जाऊंगा और आप धीरे धीरे डिमांड पूरी करते जाओ। काम कैसे मोदी से लेना है ये राहुल गांधी ने बता दिया। लखेड़ा साहब, आप आए और बड़ी गहन चर्चा हुई और आपने बहुत सी बातें रखी। तजुर्बा है और इस तजुर्बे को मैं हमेशा सलाम करता हूं। नई नई जानकारियां आप देते हैं। और अभिषेक, आपकी जो रिसर्च रहती है हर सब्जेक्ट को, चाहे पेंशन का सब्जेक्ट हो, पेंशन एक्सप्लेन करना है या फिर ओबीसी का रिजर्वेशन एक्सप्लेन कर रहा है, मैं आपको भी सैल्यूट करता हूं कि आपकी जो नॉलेज है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, इस कच्ची उम्र में, अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से आप बोलते हैं, आपको भी सैल्यूट है। एक यंग जर्नलिस्ट को सैल्यूट है। थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच लखेड़ा साहब फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।